नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक 9 बज गए रात के। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं एक बार फिर से दिन भर की विधानसभा की जो कार्यवाही है उसकी खबरें लेकर आपके समक्ष। हम लोग धर्मशाला में कैंप कर रहे हैं, तो ज्यादातर खबरें क्योंकि विधानसभा से रिलेटेड ही है, तो उन्हीं पे जो है हम लोग फोकस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। बहुत से लोग जुड़ भी गए हैं, कमेंट कर देंगे तो आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और फिर जो है हम थोड़े से लोग और जुड़ जाएंगे, तो इसको शुरू करते हैं। आप हमारे हेडिंग देख रहे होंगे, आज विधानसभा में दो वर्कआउट है, ये हमने लिखा है मनरेगा में जातिवाद के आरोप। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है, विधानसभा में उठा कैसे। अब ये एक तरफ जो है हम लोग बातें करते हैं कि जाति पाति का भेद मिटाना है, कैसे मनरेगा में ये चीजें हो रही हैं। दीपक सोंडल जी, जालम सिंह जी, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक। और सदन के बाहर आज कांग्रेस गरजी है और उनको लाठी डंडे भी पड़े हैं, क्योंकि अब गर्जने के बाद जो है लाठी डंडे पड़ना एक आम बात ही हो गई। यहाँ पे किसी पे केस हो जाता है, किसी पे लाठी बरसती है। लेकिन कल टैक्स यूनियन वाले आएंगे, क्योंकि उनके भी कुछ इश्यूज हैं। तमाम जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही इलेक्शन ईयर शुरू होता है तो ये शुरू हो जाता है मामला। और क्योंकि धर्मशाला में हालांकि ठंड है, लेकिन शिमला के मुकाबले कम है, शीतकालीन सत्र यहाँ हो रहा है, तो यहाँ की गर्मी जो है अब दूर तक जाती है, इलेक्शन तक जाती है। बहुत से लोग जुड़ गए, रजनीकांत जी, रमेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो शुरू करते हैं जी। आज विधानसभा में फिर लगातार हंगामा हुआ और मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई एक ऐसा दिन गुजरा हो जब से ये शुरू हुआ है यहाँ पे सेशन, तब से लेकर जो है अब तक कोई वर्कआउट नहीं हुआ है। लेकिन इस बार एक दिलचस्प चीज जो देखने को मिल रही है वर्कआउट को लेकर, वो ये है कि उस तरह के वर्कआउट नहीं हो रहे कि पूरे के पूरे समय के लिए फिर जो है विपक्ष गायब हो जाता है, जैसा कि शिमला में होता था। क्योंकि जब विपक्ष वर्कआउट करता है और उसके बाद वापस नहीं आता है, पूरे दिन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेता, तो निश्चित तौर से बुद्धिजीवी वर्ग जो है सवाल उठाता है कि आप चर्चा से भाग रहे हैं। इसलिए एक नए ट्रेंड के पॉलिटिक्स हिमाचल प्रदेश में दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकली बहुत सीजन स्टेट है और कई चीजें, कई रवायतें यहाँ से निकलती हैं पॉलिटिक्स की। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है कि आप एक इशू को लेकर थोड़ी देर अपना विरोध जताते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगले इशू को डिस्कस करने के लिए आप आते हैं, बजाय इसके कि उसके ढाल में तमाम चर्चाएं छोड़ दी जाएं। और यही होना चाहिए, लोगों के मुद्दे उठने चाहिए। जहां आपको नाराजगी है वो नाराजगी भी सामने आनी चाहिए। गर्मा गर्मी तलखी सब चीजें यहां नहीं होंगी तो फिर उस सियासत का भी कोई मजा नहीं है। तो ये मजा हम लगातार पिछले 10 तारीख से देख रहे हैं और लगातार यहाँ। हालांकि मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, कल वो आ जाएंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि वो शायद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कैबिनेट का शेड्यूल भी जिस तरह से लेट हो रहा था। पहले 16 की बात हुई शिमला में, फिर 18 की हुई, अब 20 को कैबिनेट है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो 16-17 को भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन कल आ रहे हैं, बनारस से वो फ्री हो गए हैं। आज शाम को वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, सुबह वो दिल्ली से चलेंगे, 8:45 बजे के आसपास वो धर्मशाला पहुंचेंगे। दैट मीन्स कि कल के सेशन में वो रहेंगे। देखना ये होगा कि कल का सेशन जो है पूरा दिन चलता है या फिर आधे दिन के बाद वो खत्म हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली देखा गया कि लास्ट दिन में सब लोगों को घर जाने की जल्दी होती है, तो वो लोग जो है हाफ डे के बाद जो है एक तरह से सेशन नहीं चलता। लेकिन कल देखना होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आज हुई हैं। आज जो सबसे पहले हल्ला हुआ वो हुआ मनरेगा की स्कीम को लेकर। किन्नौर के विधायक जग सिंह नेगी ने एक सवाल उठाया कि मनरेगा के 5-5, 6-6 महीने के पैसे मजदूरों के जो है वो पेंडिंग है, जबकि कानून कहता है कि 15 दिन के भीतर आपको काम देना है और उसके पैसे भी देने हैं। यानी अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया मनरेगा में, तो आपको 15 दिन के भीतर काम देना पड़ेगा प्रशासन को। और अगर नहीं दिया तो आपको 15वें दिन के बाद जो 16वें दिन आपको मनरेगा के रूप की जो दिहाड़ी मिलती है वो देनी पड़ेगी, भले आपके पास काम है या नहीं है, क्योंकि आपने रजिस्टर करवाया अपने आप को। और अगर काम लिया है तो उसके पैसे भी आपको जो है महीने के महीने देने हैं। लेकिन यहाँ 5-5 महीने से पेमेंट पेंडिंग है। उन्होंने बात उठाई तो कुछ और एमएलए साहिबान भी, आशा कुमारी भी आई, कुछ और लोग भी उठे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी मनरेगा वालों का यही हाल है। तो देखिए, एक सबसे जो मेहनत कश वर्ग है वो किस तरह से परेशान हो रहा है। यहाँ कई चर्चाएं हो रही हैं। जो बड़े बड़े प्रेशर समूह हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहे हैं। कोई कह रहा है हमारे लिए ये दे दो, कोई कह रहा है हमारे लिए वो दे दो, कोई किसी को पेंशन चाहिए, किसी को पे बैक चाहिए। बिल्कुल उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो बेचारे 200 और 300, 210 और 321 रुपये दिहाड़ी है वहां मनरेगा में, इस तरह से उस दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनको 5-5 महीने से अगर पैसे नहीं मिल रहे, तो आप सोच सकते हैं उनका क्या हो रहा। तो बहाने से ही सही आज उनकी व्यथा भी सामने आई। और जब व्यथा सामने आई तो कई चीजें खुली, और ये अपने आप में बहुत हैरानीजनक है कि मनरेगा में इस तरह की भी चीजें हो रही है, इस तरह के आरोप लगाए। हम नहीं कह रहे कि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन आरोप लगाया जगत सिंह नेगी ने कि कुछ ऐसा भी हो गया है कि आज एसटी वाले काम करेंगे, आज एससी वाले काम करेंगे, आज स्वर्ण वाले काम करेंगे। इस तरह से भी उन्होंने कहा कि कई जगहों पे बंटवारा काम का हुआ है कि आज जो है इस वर्ग के दिहाड़ी। तो ये अगर जातीय आधार पर मनरेगा में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा
दर्दनाक, इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा गलत बात हमारे समाज के लिए कोई नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमको जात पात से ऊपर उठना है, पार्टियों के नारे तक रहे, ना जात पर ना पात पर, इस तरह के नारे रहे, लेकिन हो क्या रहा है, हम उसी दलदल में फंसते जा रहे हैं जिससे निकलने की हम बातें करते हैं। तो हमको वर्चुअल और एक्चुअल में, कथनी और करनी में अपना भेद जो है वो समाप्त करना होगा। हमको जो इस मामले हम कहते हैं वो हमको करना भी होगा। लेकिन अगर मनरेगा जैसी स्कीम में भी इस तरह से होगा, इस लेवल पे भी अगर आप जाके जातिवाद घुसेड़ेंगे तो निश्चित तौर से ये श्रेयस्कर नहीं है। ये समाज के मनरेगा का निर्माण जैसे मर्जी हो, लेकिन इस तरह की व्यवस्था एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकती। तो आपके मुझे इस पे कमेंट्स भी चाहिए होंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये कितना सही है। मनरेगा में अगर जाति के आधार पर दिन बांट दिए गए हैं, कार्य दिवस बांट दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह एक अच्छी बात है? मुझे तो नहीं लगता कि अच्छी बात है, क्योंकि जातिवाद फिर शरेआम दिख रहा है। हालांकि कागजों में नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने निश्चित तौर पे कागज भी स्टडी किए होंगे और उन्होंने पाया होगा कि एक सर्टेन डे पे एक सर्टेन वर्ग के लोग ही लगाए हुए हैं। तो ये बहुत जो है, मुझे लगता है कि इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो संबंधित मंत्री थे जिन्होंने इसका आज उत्तर दिया, कंवर वीरेंद्र ने, उन्होंने भी जो है ये कहा कि हम इस मामले को देखेंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। इस हल्ले के बीच में ही मुकेश अग्निहोत्री उठे, नेता प्रतिपक्ष, और उन्होंने कहा कि एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने की उन्होंने कोशिश करी। उन्होंने कहा कि एक मामला वो उठाना चाहते हैं और उन्होंने उठाया भी। उन्होंने कहा कि एडीबी बैंक के लोन के ऊपर टूरिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज बनी, 200 करोड़ के आसपास लोन लेके वो बनाई गई और अब सरकार ने उनको सस्ते में लीज पे दे दिया, यानी महंगे में बनाई और कौड़ियों के भाव अपने लोगों को लीज पे दे दी। ये प्रॉपर्टीज एक कुल्लू में है, 2 मंडी में है और एक जो है सोलन में है। उन्होंने इस तरह से इसको जो है आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों का भी निश्चित तौर से खंडन होना था, हुआ, लेकिन जिस फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ विपक्ष आया तो लगता है कि कहीं ना कहीं आग जो है कहीं है, सुलगी हुई है, दाल में कुछ काला है, धुआं यूं ही नहीं उठ रहा है। और अगर ये मामला है तो ये सीरियस मामला है और उन्होंने इसको जो है हिमाचल ऑन सेल का नारा दिया। आपको याद होगा कि एक समय यही नारा वीरभद्र सिंह की जब सरकार थी तो बीजेपी ने दिया था कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल ऑन सेल लगा दिया। उसके बाद लंबी चौड़ी बहस मुबाहिसा हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो सिटिंग गवर्नमेंट को झेलने मुश्किल हो जाते हैं। वो गवर्नमेंट भी नहीं झेल पाई थी, ये गवर्नमेंट कितना झेलती है ये वक्त बताएगा, लेकिन समय का चक्कर फिर से घूम के वहीं आ गया है और वही आरोप जो है वो लगने शुरू हो गए हैं उस सरकार पर जिस सरकार ने इन्हीं आरोपों के चलते सत्ता हासिल करी। आप देखिए ना कितना दिलचस्प है। इस सरकार ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने और उनकी सरकार ने, बीजेपी ने कहा चुनाव में, प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया। अब कर्ज से कितना बाहर निकला है प्रदेश ही आपके सामने है। अब यही इशू कांग्रेस उठा रही है कि इस सरकार ने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 45,000 करोड़ के आसपास कर्जा था, अब वो 62 हो गया, तो बाकी का तो जाहिर है इन्होंने लिया। 17 से 18,000 करोड़ का अभी और होना है, तो ये अगले साल का जो है उसको मिला लें तो ये 22-23,000 करोड़ हो जाएगा। तो अगर पिछली 2-3 सरकारों ने 45,000 करोड़ का कर्जा लिया है और यही सरकार 22-23,000 करोड़ तक पहुंचती है तो निश्चित तौर से जवाब देना तो मुश्किल होगा, क्योंकि आप इसी मुद्दे पे बैठ के आए हैं। आपने कहा चोर दरवाजे से भर्तियां होती हैं, आज कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चोर दरवाजे से भर्तियां कर रही है। उन्होंने फिगर दिया, उन्होंने कंपनी का नाम बताया, हालांकि उतनी भर्तियां अभी निकली नहीं है जितना उन्होंने फिगर दिया, लेकिन कंपनी का नाम तक अगर वो बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। लेकिन बड़ी बात यही है कि फिर उस मुद्दे का हुआ क्या, जिसको मुद्दा बना के मौजूदा लोग सत्ता में आए थे तो उन्होंने निपटाया क्या, उन्होंने ठीक क्या किया, ये सवाल निश्चित तौर से उठने शुरू हो गए हैं और इन सवालों के जवाब से बचा नहीं जा सकता। ये एक और दिलचस्प एंगल जो है पॉलिटिक्स का, चौथे साल में सरकार का चौथा साल पूरा होना है 27 तारीख को, और इस सेशन में ये चीजें भी जो है आ रही है, क्योंकि ये आखिरी सेशन माना जाता है किसी भी सरकार के कार्यकाल का, क्योंकि अगले विंटर सेशन को, जिसको हम विंटर सेशन बोलते हैं, उस टाइम में ओथ होती है नई गवर्नमेंट की। कुछ जो चक्कर है चुनाव का उस तरह से है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाते हैं तो दिसंबर आते आते पहला सेशन यहाँ जो है वो ओथ का होता है और लास्ट सेशन जो विंटर सेशन होता है यहाँ पे वो बड़ा हंगामेदार होता है। तो वही हो रहा है और अब संपत्तियां बेचने की बात हो रही है, चोर दरवाजे से नौकरियां बांटने की बात हो रही है और कुछ बातें जो है वहां से भी जस्टिफाई हो रही है, जहां कोई आदमी कोर्ट में जाता है और कहता है कि सिफारिश के आधार पर जो है मेरी पात्रता को, मेरी योग्यता को दरकरार कर दिया गया और माननीय अदालत उसकी बात को सुन के उससे सहमत होकर फैसला देती है कि नहीं, वहां पर जो नियुक्ति की गई उसको हटा दीजिए। ये MTW वाले जो मल्टीटास्क वर्कर वाली जो नियुक्ति है उसमें होना शुरू हो गया है और बाकी जगह भी चीजें कई जो है कोर्ट में फंसी हुई हैं। तो ये
जो इशू थे ये आज सदन के भीतर उठे। उधर सदन के बाहर आज यूथ कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों को लेकर रैली निकाली। कांग्रेस का भी इसको सपोर्ट था, लेकिन बेसिकली ये यूथ कांग्रेस की रैली थी। हालांकि ये उतनी प्रभावी नहीं रही और जिस चीज को लेकर उम्मीद ज्यादा है बीजेपी, वो चीज उसमें दिखी, यानी कांग्रेस के डिवाइडेड हाउस जो थे उसमें दिखे और सारे नेता भी सदन से नहीं आए। जो प्रोटोकॉल के तहत आए वो आए, अलग बात है, लेकिन सारे लोग नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये रैली ना तन से निकल रही है ना मन से। तन से मतलब ना तो ज्यादा लोग थे और ना ही मन से मतलब उसमें अगर लोग कम भी हो, मैसिव ना हो, इंप्रेसिव हो, तो भी अपना वो उसका एक वजूद रहता है, तो भी वो जो है उस लोगों की नजर में आ जाती है। लेकिन ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ना तो ये मैसिव रैली थी और ना ही ये इंप्रेसिव हो पाई, क्योंकि कांग्रेस के लोग आपस में गुटों में उलझे हुए थे। और ये अगर ऐसा रहेगा तो बीजेपी शायद इस चीज पे ऊपर जो है वो नजर रखे हुई है। लेकिन जो एकजुटता कथित तौर में इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस का कहना था कि हमने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, तो उसका अंतर आज साफ दिखा। और जो एक लग रहा था विश्लेषकों को भी, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। कुछ और मुद्दे प्रभावी रहे होंगे, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज रहे हों, चाहे वो महंगाई का इशू हो, चाहे वो दूसरी चीजों का इशू हो, वो इशू भी उपचुनाव में प्रभावी रहे हैं। तो उस लिहाज से अब कांग्रेस को भी रीथिंक करना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह से उसका रायता फैलेगा तो फिर वो कम से कम कटोरी में नहीं आएगा, जिसको सत्ता की मलाई वाली कटोरी कह ले आप, उसमें नहीं आएगा। तो ये चीजें कांग्रेस को देखनी होगी। लेकिन कल एक और जो है धरना है, वहां पे लगातार धरने हो रहे। पहले दिन से स्वर्ण आयोग वाले आए, उसके बाद लगातार सारे चले, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम वाले आए, कर्मचारी आए, करुणा मूलक वाले आए, आज जो है वो 4 लेन वाले आए थे, कांग्रेस वाले भी आए थे। पिछले कल आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश करी। उनकी एक तरह से वो विधानसभा के ऊपर पहली रैली थी, जब से वो हल्ला मचा रहे कि हम लड़ेंगे। बीच में वो लड़े भी, उन्होंने एक लोकसभा का चुनाव लड़ा भी था। उसके बाद वो तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं, लेकिन सारी चीजें उनकी फेसबुक पे रह जाती हैं। तो आज पिछले कल वो फेस टू फेस भी आए थे, थोड़े डंडे भी उनको लगे, धक्का मुक्की हुई। आज यूथ कांग्रेस वालों को भी डंडे लगे हैं। लेकिन ये सारी चीजें कहां आगे जाके कितना आकार लेती हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा। कल टैक्सी यूनियन के लोग जो है वो आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो प्रदर्शन करेंगे। दरअसल इस बार की बड़ी लंबी जो है वो परेशानी है, क्योंकि कोविड काल में इनको बहुत नुकसान हुआ है और ये पूरी तरह से आश्रित थे कि टैक्सी वाले तो पूरी तरह से आश्रित होते हैं कि जब उनको कोई सवारी मिलेगी या टूरिस्ट आएगा तो ना टूरिस्ट आए ना सवारियां मिली, क्योंकि लोगों का आना जाना हो गया। तो ऐसे में चाहे वो टैक्सेस में कमी, टैक्सेस में छूट चाह रहे हो लोग या कुछ और चीजें चाह रहे हो, वो जो ये चाह रहे हैं उनको नहीं मिला। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक पैकेज भी दिया है, इनके कुछ टैक्सेस माफ करके इनको कुछ नगद पैसे भी दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं हो पाया है। और क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये सारे मामले जो है वो टैक्स यूनियन वाले उठा नहीं पाए। लेकिन अब ये भी आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि सारे मामले हल हो रहे हैं तो हमारा भी हो जाएगा। ये पशु सहायकों का जो आ रहा है, पशु सहायकों का मामला, ये देखिए राकेश जी, हमने कल भी उठाया था मामला। 507 पंचायत पशु सहायक जो है वो नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि इंतजार लंबा हो रहा है लोगों का, और उसी की परिणति जो है फिर बाहर चुनाव में हो रही है। तो ये सरकार के ध्यान में निश्चित तौर से होगा ये मामला भी। और होमगार्ड का इशू भी उठ रहा है, पुलिस का इशू लगातार हम उठा ही रहे हैं। लेकिन आज कुछ नए इशूज भी सामने आए, फिर जो है झड़प भी हुई है आज, उसकी भी चर्चा करेंगे। और एक धर्मशाला में एक और आयोजन भी हुआ, पहली बार राज्य में जो है ड्रोन मेला हुआ है, जिसमें अलग अलग कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया और उनकी अपनी अपनी जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, ड्रोन की क्षमता है, उसको जो उन्होंने डिस्प्ले किया। मुद्दा इसमें यही है ले देखे कि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैक्सिमम चीजों में किया जाएगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मंडी में एक सफल आयोजन हुआ था ड्रोन के जरिए दवाइयां जो है दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाने का। खासतौर से जब मौसम खराब रहता है, सड़कों से आप लोग कट जाते हैं, सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में जो इमरजेंसी अगर किसी को पड़ जाती है तो कैसे दवाई पहुंचाई जाए। लेकिन अब उसका जो है उन्नत प्रयोग भी किया जाएगा, चाहे वो ट्रैफिक की विजिलेंस के लिए हो, चाहे वो अब दूसरे कानून व्यवस्था के लिए हो। छोटे पैमाने पर प्रयोग हो रहा है इन मशीनों का, लेकिन बड़े पैमाने पर हो, इसके लिए जो है आज ये धर्मशाला में रखा गया था ये, और इसमें बाकायदा तमाम जो कंपनी आई थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगले इशू की बात करते हैं कि आज एक विधेयक भी जो है सदन में पास हुआ है, पारित हुआ है, वो है लोकायुक्त को लेकर। अब जो है किसी भी स्टेट हाई कोर्ट के जज जो हैं वो भी लोकायुक्त बन सकते हैं। इसमें ये नया
जो संशोधन एक तरह से किया गया, क्योंकि पहले था कि या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे लोकायुक्त या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। इसमें जो है अब राज्य सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि इसमें अब जो राज्यों के हाई कोर्ट हैं उनके जो जजेस हैं उनको भी बनाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस को इस पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि लोकायुक्त के दायरे में क्योंकि मुख्यमंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री का जो ओहदा है वो किसी भी राज्य के जज से ऊपर होता है प्रोटोकॉल में। तो ऐसी स्थिति में ये जो है तकनीकी रूप से उनको लगता है कि गलत है, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने इसका प्रावधान किया। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, लंबे समय से ये पद खाली चल रहा है क्योंकि जो पात्र हैं वो कम है और ऐसी स्थिति में कोई छोटा स्टेट समझ के यहां नहीं आता या कोई वैसे दूर की स्टेट समझ के नहीं आता और हमारा पद खाली रह जाता है। तो जो लोकायुक्त की जो भावना है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि लोकायुक्त नहीं है तो बाकी चीजें क्या होनी। तो ये एक तरह से डिफंक्ट हो जाता है हमारा आयोग और बरसों से हम ये झेल रहे हैं। कई बार जो है एक ही पोस्ट को जो है एक ही पोस्ट को देखने वाले दो लोग रहते हैं या दो उनको पोस्टों को देखने पे वाला एक ही व्यक्ति होता है। तो इन सारी चीजों को लेकर ये सरकार के ध्यान में ये आया मामला, तो उन्होंने ये संशोधन प्रस्ताव लाया। लेकिन आज दूसरी ओर जो मंडी में यूनिवर्सिटी बननी है उसके बिल पे राकेश सिन्हा ने भी 1-2 नहीं पूरे 30 संशोधन पेश कर दिए। अब देखिए उस पर क्या बनता है क्या नहीं बनता है वो भी देखना होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये विधानसभा में धीरे धीरे चल रही हैं और विपक्ष का गुस्सा भी सामने आ रहा है, सत्ता पक्ष का जो प्रतिकार है वो भी सामने में आ रहा है। आज इसी गुस्से की एक और हमारे पास खबर है कि आज जो है सदन में ऊना के 2 नेता भी आपस में भिड़ गए। ये थे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर। इनमें थोड़ा हीटेड एक्सचेंज जिसको आप कह सकते हैं, हालांकि हीटेड एक्सचेंज का मतलब उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ, क्योंकि संसदीय परंपराओं के तहत हो रही थी तो थोड़ा जरा उसमें हुई। और विधेयक पे चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने वीरेंद्र कंवर को कुछ टिप्पणी कर दी जो उनको नागवार गुजरी और थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए उनमें जो है थोड़ा बहस मुबाहिसा होगा। लेकिन चलिए उनके घर की बात है तो घर में ही रह जाएगी, सदन की बात सदन में रह जाए, बाहर ये तलखी ना आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नेता जब आपस में लड़ते हैं तो नुकसान जनता का ही होता है। तो आज का ये संक्षिप्त सा बुलेटिन हम आपके समक्ष लेकर आए थे। कुछ मुद्दे लगातार ओपीएस का मुद्दा देखिए, ओपीएस का मुद्दा जिस तरह से आप उठा रहे हैं हम आपको सिर्फ आपकी आवाज़ को जो है थोड़ा और बूस्ट कर सकते हैं कि हम आपकी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बरसों नौकरी करने के बाद जब कोई ऐसी अवस्था में आता है जब वो जाहिर है कि रिटायर तभी करते हैं कि जब कानूनी रूप से माना जाता है कि वो अब काम करने लायक नहीं रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अगर वो काम करने लायक नहीं रहा तो वो खाएगा नहीं या उसको कोई दूसरी व्याधि नहीं लगेगी। तो ऐसी जो समय में एक कर्मचारी जाता है उस समय अगर उसको पता लगे कि उसके पास तो पेंशन के नाम पे 300 रुपये है, 3000 रुपये है, 2000 रुपये है, तो निश्चित तौर से वो परेशान होगा। और यही परेशानी जो है लाखों कर्मचारियों की है जिसको वो बार बार रख रहे हैं। लेकिन अभी एक ही राज्य है वेस्ट बंगाल जो दे रहा है, बाकी राज्यों में दबाव बन रहा है। अब ये दबाव आपका कितना कामयाब रहता है कितना नहीं, क्योंकि चुनावी राज्यों से ही इस तरह की शुरुआत होगी। पंजाब में कुछ सुगबुगाहट है होती है तो फिर यहाँ भी कर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दबाव बनाए रखिए, हम आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। हमारे पास जो माध्यम है हम उसी लिहाज से जो है आपको चलेंगे जी। और कुछ और लोगों के भी सवाल आ रहे हैं, इसको मैं देख लेता हूँ। ये जो आप जो 380 डीपी पोस्ट वाला पूछ रहे हैं जी, इसको थोड़ा सा विस्तार दे देंगे तो मैं इसको यहीं उठा लूंगा, अन्यथा फिर इसको जो है कल देख लेंगे जी, कल देख लेंगे। आउटसोर्स वालों का जी वही है मामला, वही ढाक के 3 पात वाला मामला है। कमेटी बनी हुई है। पुलिस वालों का मामला वही ढाक के 3 पात है। महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। आउटसोर्स वालों को कुछ क्या किया जाए क्या नहीं, लेकिन उसकी अभी मीटिंग नहीं हुई है। एसएमसी को लेकर जो है तमाम कवायदों के बावजूद अभी कोई बैठक नहीं हुई विभाग की, जिसमें यह तय किया जाए कि इनका करना क्या है। क्योंकि इतना जरूर है कि कल 9 लोगों की नौकरी गई है जो एसएमसी टीचर थे पीरियड आधार पर। वो कुल्लू में रेगुलर लोग आए हैं तो वहां पे हुई है। तो ओपीएस को लेकर अभी जो है कमेटी की बात हुई है, उसमें भी उस कमेटी में कौन कौन आता है ये भी देखना होगा, क्योंकि ये सरकार को भी पता कि जब कमेटी बनाने की बात आएगी तो आप ही लोगों के जो संघ हैं वो आपस में लड़ेंगे कि मुझे कमेटी में जाना, मुझे कमेटी में, तो सरकार उसमें मजे लेगी। ये ऐसा होता है 2 बिलियन की लड़ाई वाली जो स्थिति कहानी आपने सुनी होगी, तो ऐसा भी होता है, उससे भी टाइम गेन होता है। लेकिन कितना गेन टाइम करती है सरकार, कितना नहीं करती है देखना होगा। सदन में वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह कह चुके हैं कि कर्मचारी को हम बड़ा तोहफा देने वाले हैं। तो अब जेसीसी की बैठक में जो हो गया है उसके बाद बड़ा तोहफा तो यही बचता है जिसका सारे इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आप भी लुटिए। पुलिस वालों का मामला भी अभी डायल्यूट है। डीजीपी साहब कहते हैं कि अब शिमला जाके ही देखेंगे। हालांकि वो रिपोर्ट उनके पास आ गई है, लेकिन हमने पूछा भी तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं आए। पर हमारी सूचना है कि रिपोर्ट उस कमेटी ने दे दी है। वो जो उसको कहा गया था 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देनी है, उन्हें दे दी थी। तो इंतजार कर लेते हैं, कल का दिन है सेशन का,
परसों डीजीपी साहब भी शिमला पहुंच जाएंगे। अगर वो नहीं बताएंगे कि क्या रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट हमारे पास आ गई, फिर हम उसको पढ़ देंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं। वो रिपोर्ट हमारे पास पहुंच गई है, डीजीपी साहब अगर रिलीज कर देंगे तो अच्छी बात है, आधिकारिक रूप से हो जाएगी, नहीं तो हम अपने सूत्रों के हवाले से कर देंगे। रिपोर्ट वही है, हमारे पास आ गई है। जल शक्ति विभाग में कार्यरत आई ट्रेंड पंप ऑपरेटर के R&P रूल्स चेंज होने चाहिए। चलिए जी, आपकी आवाज भी पहुंच गई जी। और अगर इन रूल्स में कोई विसंगति है तो निश्चित रूप से जहां जहां विसंगति है वो दूर। पीस मिल कर्मचारियों को लेकर जी कोई फैसला नहीं हुआ है अभी। तो इतना बताया गया कि HRTC वालों का जो ओवर टाइम है 54 करोड़ का पिछले कल बताया गया था, वो पड़ा हुआ है, वो भी देना है। वो कब देंगे कब नहीं देंगे वो भी कोई आइडिया नहीं है जी। जेई टर्मिनेशन का कोई मामला नहीं जी, वहीं का वही मामला फंसा है। 4 लोग मिलने जाते हैं तो कहा जाता है कि एग्जामिन कर रहे हैं, उसको करेंगे, तो वही हो रहा है जी। पुलिस को तोहफा मिलना चाहिए जी। बाबा जी महाराज कहते नहीं करके दिखाते हैं। ठीक है जी, आप भी करके दिखाइए, आपके पास भी यही माध्यम है। अपना माध्यम नहीं है आपको भी अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, और लेकिन बेहतर ये होगा कि कमेंट्स में लोगों की बातें ज़्यादा आए तो उसको हम ज़्यादा देखेंगे जी। बाकी बाबा जी को अपने ताबीज बेचने तो कोई क्या कर सकता है। थैंक यू वेरी मच जी इस जुड़ाव के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस फॉर पुलिस, जस्टिस फॉर JOIT, मुझे लगता है कि वो स्पेल आउट होने वाला है 1-2 दिन में, क्योंकि फैसला उसका रिजर्व हो गया, वो भी आ जाएगा जी। और JBT वालों का जो मामला है, JBT BED का मामला, वो जो है एक आश्वासन के बाद फिर से ठंडा पड़ गया है। उस मामले में जो एडवोकेट जनरल उनकी फौज है, उसने अब तक क्या किया कोई सामने नहीं आया। ना तो मामला वो पुनर्विचार याचिका लगी डबल बेंच के लिए, ना कहीं SLP की कोई सुगबुगाहट है। तो शायद वो भी टाइम गेन कर रहे हैं, लेकिन कितना करेंगे कितना नहीं ये देखना होगा। थैंक यू वेरी मच जी।